हम्म, इसको जो है यहाँ जो ये नोटेशन है, यहाँ पे ये नेम है। तो ये संकेत होता है, ये मैथमेटिक्स में ये जो संकेत होता है उसको पहले पहचानेंगे क्या होता है। तो ये जो होता है यहाँ पे देखेंगे दो बिंदु ऊपर में है, इसके बीच में सामने में नीचे में एक ठो बिंदु है। तो ऐसा जो रहेगा इसको कहेंगे चुकी, ये चुकी। इसी को उल्टा दीजिए, एक ठो ऊपर और दो ठो में नीचा, तो ये हो जाएगा ये इसीलिए। ठीक है, ये जो एक ठो रहेगा, सिर्फ एक ठो रहेगा उसको पॉइंट कहेंगे, एक ठो रहेगा तो उसको पॉइंट यानी बिंदु हिंदी में कहेंगे। ये जो ऐसे रहेगा यहाँ पे एक ठो ऊपर में उसके सामने में नीचे में, तो ये हो जाएगा अनुपात, इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ है तो यहाँ है, यहाँ है तो यहाँ है, ऐसा जो रहेगा इसको समानुपात कहेंगे। ये जो है ये तो जानबे करते हैं इक्वल है यानी समान है, बराबर है, इसको पर है। यहाँ पे इसको नॉट इक्वल टू पढ़ेंगे या बराबर नहीं है, जो भी कहिए। ये जो है छोटा है, इसको छोटा है, ये बड़ा है, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन। ये जो है बड़ा है या बराबर है, ऐसा जो रहेगा तो इसको कहेंगे बड़ा है या बराबर है। ये जो है ऐसा रहेगा तो छोटा है या बराबर है। अब यहाँ पे देखेंगे छोटा है कैसे हुआ, तो यहाँ पे होगा 4 ये 4 जो है छोटा है किससे, 6 से। ठीक है, ये जो बड़ा वाला है तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ा है 6 से, तो ये हो गया ये बड़ा और छोटा। ये जो है ये थोड़ा आगे ये पता चलेगा कि ये क्या होता है, बराबर, बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर। और यहाँ पे अपना लोग को 7th और 8th क्लास में ये सब चलेगा। यहाँ जो ये जो होता है ऐसा जो रहेगा, ये साइन या ये साइन, इसको कहेंगे वर्गमूल। ये जो रहेगा इसको ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, कोई भी रहेगा तो इसको कहेंगे वर्गमूल। यहाँ पे 3 रहेगा, ऐसा दिया हुआ, ऐसा साइन होगा, इसको कहेंगे घनमूल। अब ये क्या होता है वर्गमूल, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रूट में है मान लीजिए 4, तो ये हो जाएगा 2, ऐसे होता है। ये घनमूल जो है तो यहाँ पे रहेगा √8, तो तब ये हो जाएगा 2। ये जो है रेखा कोष्ठ है, लाइन ब्रैकेट इसको कहते हैं इंग्लिश में। ये रेखा कोष्ठ हुआ, ये छोटी कोष्ठ है, ऐसा जो रहेगा इसको छोटी कोष्ठ कहेंगे। ये जो है मझली कोष्ठ है, ये बड़ी कोष्ठ है। तो ये जो है कोष्ठ है, इसका उपयोग भी बहुत होगा। ये तो होगा ये सब अपना लोग को जानना पहले है, उसके बाद चलेंगे आगे। तो इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसको राइट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पे अंक क्या होता है देखेंगे। ये अंक जो है इंग्लिश में इसको डिजिट कहेंगे। तो ये जो है किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्या का निर्माण होता है, संख्या बनाया जाता है, उसको अंक कहते हैं। अब यहाँ पे 0 होता है, 0 1 2 3, यहाँ से इसी को, तो यहाँ पे ये जो अंक जो है, अंक अपना लोग को यही 0 से लेकर के ये जो है 9 तक, कोई भी मैथ जब पढ़े हैं, कोई भी अंक जो होता है, कोई भी संख्या जब बनेगा तो इसी से बनेगा। उसमें कुछ माइनस लगा दीजिए, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो है बटे वाला जो होता है वो कर दीजिए। ये 0 तो 0 है, तो इसी को उल्टा पुल्टा करके संख्या बनाया जाता है। तो ये अंक हो गया। अंक कितना है तो 10 ठो, अंकन पद्धति में अंक 10 ठो है। अब यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसे n से सूचित किया जाता है, कैपिटल N। अब कैपिटल N से क्यों सूचित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है, n से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए इसको n से सूचित करेंगे। ये जो है इसको धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। अब पूर्णांक पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है, इसी को ये n से इसको सूचित करेंगे। और n जो होता है अपना लोग को गिनती जो स्टार्ट करते हैं तो 0 से नहीं करते हैं, कभी भी करते हैं तो 1 से करते हैं और अनगिनत तक जाता है, कहाँ तक जाता पता नहीं है। तो ये धनात्मक पूर्णांक है और इसको n से सूचित करते हैं। और ये जो है प्राकृतिक संख्या जो है n 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है पूर्ण संख्या है, होल नंबर। ये होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं
ये पूर्ण संख्या शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यही जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, इसी में जीरो लगा दीजिए पहले, ये हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो ये शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको जो है W से व्यक्त किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, W से काहे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए W से स्टार्ट है होल नंबर, इसीलिए यहाँ पे W से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है W से सूचित किया जाएगा। ये जो है ये प्राकृतिक संख्या के पहले जब जीरो लग जाएगा ना, उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहाँ देखिए W, ये जो है पूर्ण संख्या को W से व्यक्त करते हैं, सूचित करते हैं। और ये जो W है, W बराबर क्या हो जाएगा, 0 1। ये तो प्राकृतिक संख्या है, इसमें जीरो लग गया तो पूर्ण संख्या हो गया। तो पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा, जीरो पहले लगा दीजिए, बाद में प्राकृतिक संख्या लिख दीजिए, नेचुरल नंबर। अब जो है ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या समझ गए होंगे क्या होता है। ये अंक, तो इसको जो है पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो, 2 से कम भी नहीं, 2 से ज्यादा भी नहीं। जिसका अपवर्तक क्या होता है, तो अपवर्तक को अपवर्तक गुणनखंड अभाज्य संख्या कहलाता है। जिस कोई भी नंबर जो होगा, कोई भी संख्या जब होगा, उसका जब अपवर्तक जो है गुणनखंड जब है केवल और केवल 2 होगा, न 2 से कम न 2 से ज्यादा, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे और ये प्राइम नंबर कहेंगे। और देखेंगे यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17 सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ना, इसका फैक्टर जब करेंगे, गुणनखंड जब करेंगे, यहाँ पे 2 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 ठो हुआ ना। 3 है तो 3 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 का गुणनखंड, 3 का ये 3 जो है, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 और 3। यानी ये 3 जो है, 3 कटेगा कौन कौन चीज से, तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। ये 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। जो नंबर अपने आप से कटेगा वह 1 से कटेगा, 1 से तो सब कटेगा। कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, वो 1 से कटवे करेगा, खुद से भी कटेगा। जो 2 ही से कटेगा, अपने आप से और 1 से, उसी को कहेंगे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। यहाँ पे देखेंगे कोई भी यहाँ पे संख्या है, वो अपने आपे से कटेगा या 1 से कटेगा, यानी 2 ही इसका गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। तो ये जो है अभाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया जिसका 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही अपवर्तक हो। अब ये भाज्य संख्या क्या है, तो यहाँ पे है भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो। जो जिस संख्या का कोई भी ऐसा संख्या होगा, उसका गुणनखंड करने पे 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए, तो उसको कह देंगे, क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हुआ, अभाज्य संख्या का गुणनखंड जो है, जिस 2 ठो होता है, न 2 से कम और न 2 से ज्यादा, बात खत्म। अब देखेंगे कोई आदमी कहेगा गुणनखंड किसे कहते हैं, वो भी पता नहीं है। तो गुणनखंड उसको कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, ये 5 को जो संख्या काट देगा पूरा पूरी, उसको कहेंगे गुणनखंड। किसका, 5 का। 5 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 1 से भी कटेगा, ये 1 से काट देगा, ये 5 से भी कटेगा, तो 1 और 5 इसका गुणनखंड हुआ। यहाँ पे 17 है, तो 17 1 से कटेगा, 1 से तो सब कटेगा, ये 17 कटेगा 1 से, और 17 से बीच में किसी से नहीं कटेगा। अब कहेंगे -17 से भी तो कटेगा, तो ये नहीं होगा, इसमें पॉजिटिव वाला होना चाहिए, निगेटिव वाला छोड़ दीजिएगा। धनात्मक लेना है, धनात्मक, ऋणात्मक नहीं लेना है।
इसमें माइनस तैनस वाला नहीं लगाइएगा, कह दीजिएगा इसमें कि ये तो -17 से भी कटेगा, इसको -17 इसका गुणनखंड हो गया, ऐसा चक्कर में नहीं पड़ना है। इसमें है जो भी संख्या लेंगे धनात्मक लेंगे और गुणनखंड उसका 2 होना चाहिए। एक तो गुणनखंड 1 से, यानी उसका एक गुणनखंड तो 1 होबे करेगा 1, और दूसरा होना चाहिए खुद, और तीसरा जैसे हो गया उसको भाज्य संख्या कह दीजिएगा। अब यहाँ पे भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, यहाँ पे कंपोजिट नंबर कहते हैं भाज्य संख्या को, ध्यान में रखिए। ऐसी वैसी संख्या जिसका अपवर्तक 2 से ज्यादा हो, जिसका अपवर्तक 2 से ज्यादा हो गया, कम से कम 3, 2 से ज्यादा का मीनिंग क्या हुआ, कम से कम 3, जिसका 3 हो गया वो कह देंगे उसको कि भाज्य संख्या है। अब यहाँ पे लिखेंगे जैसे में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2 तो नहीं चलेगा, 3 भी नहीं चलेगा जाएगा। ये 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, इसका कम से कम 3 हो गया। यहाँ 4 होगा, उसके बाद 5 नहीं होगा, 5 चला जाएगा भाज्य संख्या में। उसके बाद यहाँ पे 6 दीजिए, 7 नहीं चलेगा, 8 दीजिए, 9 चलेगा, 10 चलेगा और 11 तो नहीं है चलेगा, 12 चलेगा, ऐसे चलते रहेंगे, चक्कर में नहीं पड़ना है। अब यहाँ पे देखिए ये 4 जो है, 4 का गुणनखंड क्या क्या होगा, ये 4 1 से कटेगा, 4 2 से कटेगा और 4 4 से भी कटेगा, कंप्लीट। तो ये भाज्य संख्या हो गया। जो भी संख्या का, किसी भी संख्या का जब 2 से अधिक अपवर्तक हो, यानी कम से कम 3 अपवर्तक हो, उसको कहते हैं क्या, भाज्य संख्या। अब यहाँ पे कोई भी संख्या इसमें है, जो जितना भी संख्या है सभी का गुणनखंड कम से कम 3। कोई भी नंबर लेंगे 3 से ज्यादा होगा, इसमें था 2 से न कम हो और 2 से न ज्यादा हो, इसमें 3 से ज्यादा चलेगा। अब यहाँ पे कहेंगे 12 है, 12 2 से भी 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, उसके बाद 12 से कटेगा, तो बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद आगे लेंगे और सब हो जाएगा। इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, कम से कम 3 यानी 2 से ज्यादा। अब ज्यादा कितना ज्यादा पता नहीं। यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे अभाज्य संख्या जो है 2 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या लेंगे तो 2, 1 को तो कह ही नहीं सकते हैं, एक अभाज्य संख्या है ही नहीं, किसका, क्योंकि उसका गुणनखंड जो होगा केवल 1 होगा, 1 का गुणनखंड केवल 1 न होगा, तो 2 कम से कम। यहाँ पे तो अभाज्य संख्या में कह रहा है कि कम से कम 2 गुणनखंड लाइए तभी तो हो जाएगा अभाज्य संख्या, ये नहीं होगा। तो छोटा से छोटा जो है अभाज्य संख्या 2 होगा, यानी 2, ठीक है। आगे कितना होगा उसकी छोड़िए। और यहाँ पे भाज्य संख्या आप लोग पूरा समझ गए होंगे। कोई भी नंबर इसमें है, जो भी नंबर इसमें है उसका गुणनखंड कम से कम 3 है, 3 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। गुणनखंड समझ गए हैं। गुणनखंड उसको कहते हैं उस नंबर, जैसे इसका गुणनखंड कहेंगे, इसका गुणनखंड क्या क्या होगा, तो जो जो संख्या इसको डिवाइड कर देगा, पूरा पूरा काट देगा, उसको कहेंगे गुणनखंड। जैसे यहाँ पे इसका गुणनखंड 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा, आगे और ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ है कि ये जो है इसका गुणनखंड कम से कम 3 और ज्यादा सब चलेगा। यहाँ जो है गुणनखंड 2, 2 से न कम, 2 से न ज्यादा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसको लिख लेंगे स्टार दे करके, 2 है। यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक है। 4 से छोटा भाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चलेगा। अब यहाँ पे स्व अभाज्य संख्या है, ये तो अभाज्य संख्या हुआ, ये भाज्य संख्या हुआ। उसके बाद यहाँ पे स्व अभाज्य संख्या आ गया को प्राइम नंबर।
अब ये कोई क्या होता है, वैसी दो संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ अपवर्तक केवल एक हो। अब अपवर्तक समझ में आ गया होगा, गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। तो जिसका दो गुणनखंड हो, कोई भी, इसमें जो है ना एक नंबर नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे जो है जोड़ा होता है, और जोड़ा होता है तो यहाँ पे 2 और 3 ले लीजिए। अब कहेंगे 2 3 कैसे आ गया, कहां से? वैसी दो संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ अपवर्तक, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन इंग्लिश में कहते हैं जो दोनों में हो, दोनों का उभयनिष्ठ अपवर्तक केवल एक हो, सौभाज्य संख्या कहलाता है। यहां पे कोई भी, ध्यान देंगे, यहां पे कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका जो है कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा केवल एक होगा, केवल 1 होगा, 1। तो इसको, इसका गुणनखंड क्या होगा? 2 का गुणनखंड होगा 1 2, 2 का गुणनखंड 1 2 होगा ना, और 3 का 1 3। अब देखिए ये दोनों कॉमन है, एक है दोनों में, ये एक दोनों में कॉमन है, तो ये जो उभयनिष्ठ हो गया एक, इसीलिए इसको कह देंगे क्या? सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। और यहाँ पे ले लेंगे, मान लीजिए 5 और 7, ये भी चलेगा। इसका जो है नहीं समझेंगे जब इसमें भी पता नहीं चलेगा क्या होता है, कॉमन क्या होता है, उभयनिष्ठ क्या होता है, उभयनिष्ठ पता नहीं चल रहा है, इसका मौसम निकाल लीजिएगा। मौसम निकालने के लिए होगा, मौसम निकाल लेंगे, या जब मौसम एक हो जाएगा तो समझ जाएंगे दोनों संख्या का जो जोड़ा है उसको हम कह देंगे क्या? को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। अब यहाँ पे 11 लिखिए, यहाँ पे 13 लिखिए, 11 13, ये जो है ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। तो इसका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 11 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 11 होगा। 13 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 13 होगा। तो देखिए ये दोनों जो है, एक जो है दोनों में है, यानी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मीनिंग मतलब ये दोनों में है, तो ये एक दोनों में है, तो इसको सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर कहेंगे। देख लेते हैं आगे बढ़ा के। यहाँ पे 6 दीजिए, अब 5 दीजिए, ये भी चलेगा। अब ऐसा नहीं कहिएगा यहाँ पे तो अभाज्य संख्या सब है, तो ये भी चलेगा। यहाँ पे 12 और 11, ये भी चलेगा। जिसका कोई भी संख्या जब होगा, कैसा संख्या? दो संख्या का गुणनखंड जब एक होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और ये जो है ये सहअभाज्य संख्या, तीनों समझ में आ गया होगा। और जब समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा, शुरू से पता चल जाएगा क्या होता है नहीं होता है। तो इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे।